हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज सीरीज़ का अगला भाग जिसका नाम है खजाना। नागराज अपने चाचा नागपाशा की बातों के जाल में फंसकर अपने अतीत से जुड़े रहस्य को जानने और तिलिस्म में रखे खजाने को हासिल करने निकल पड़ा। तिलिस्म की जानलेवा भयंकर मुश्किलों को पार करता हुआ जब वह खजाने के बक्से तक पहुंचा तो नागपाशा भी वहां अपना असली रंग दिखाने पहुंच चुका था, लेकिन नागराज और नगीना उसे भगा देने में सफल हो गए। फिर नागराज और नगीना ने उस बड़े बक्से को खोला और यह देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई कि बक्सा खाली था। ना उसमें नागराज के अतीत से संबंधित कोई पांडुलिपि थी और ना ही था अकल्पनीय बेशकीमती खजाना। कथा अनुपम सिन्हा जी। नागराज और नगीना के मस्तिष्क अभी तक साए साए कर रहे थे। कुलदेवता कालजयी जैसे अपराजित शक्ति वाले प्राणी के होते हुए भी आखिर खजाना और उसमें पांडुलिपि कौन ले गया है? नहीं, कालजयी की रहते यह खजाना कहीं नहीं जा सकता है। यह खजाना कालजयी के अंतर्ध्यान होने के बाद ही गायब हुआ है। यानी जिसने भी खजाना गायब किया है उसने यह खजाना तब गायब किया होगा जब हम नागपाशा से लड़ रहे थे। कमाल है, आखिर वह रहस्यमय शख्स कौन हो सकता है जो न सिर्फ खजाने के बारे में जानता है बल्कि उसको तिलिस्म से के अंदर से पलक झपकते ही ले जाने की क्षमता भी रखता है। अगर मुझे एक मिनट यह बक्से में क्या पड़ा हुआ है? फेस मास्क? ये तो कोई फेस मास्क ज़रा दिखाना तो मुझे। नगीना ने फेस मास्क का मुआयना किया तो उसकी आंखें फैलती चली गई थी। उफ, क्या हुआ नगीना? खजाने को ले जाने वाले का पता? उफ, यह मैं जोश में क्या बकने जा रही थी? क्या कह रही थी तुम नगीना? कुछ नहीं, पहले इस डरावने तिलिस्म से बाहर निकलो। वो तो ठीक है, लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे नगीना? जिस रास्ते से हम अंदर आए थे उसी से बाहर भी निकलने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, उस कोने से रोशनी आ रही है। कमाल है, यहाँ पर तो एक दरवाज़ा भी खुल रहा है। यह जरूर इस तिलिस्म का निकास मार्ग है जो तिलिस्म टूटने के बाद अपने आप ही खुल जाता है। यानी वह खजाना ले जाने वाला भी यहीं से खजाना ले जाया गया होगा। अभी वह ज़्यादा दूर भी नहीं गया होगा, जल्द ही। ओह, खुली हवा। अब मेरा काम ख़त्म हुआ नागराज। मैं एक दोस्त के नाते तुम्हारी जितनी मदद कर सकती थी उतनी की। अब मैं चलती हुई, कई ज़रूरी काम निपटाने हैं मुझे। इतनी भी क्या जल्दी है नगीना? पहले मुझे यह तो बताती जाओ कि वह मास्क किसका था? कौन ले गया है मेरा खजाना और पांडुलिपि? मुझे क्या पता नागराज? तुमको पता है नगीना, तुम खजाने के बक्से में पड़ा वह मास्क पहचान गई थी। बताओ किसका है वह मास्क? यह जानकर तुम क्या करोगे नागराज? तुम्हारा खजाना तो चला गया। खोई हुई चीज़ कभी वापस नहीं आती है नागराज। अब मुझे भी जाने दो। नहीं नगीना, तुम्हारी बातों से धोखे की बू आ रही है। बगैर मुझे बताए तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती हो। तू मुझे रोक नहीं सकते हो नागराज। वैसे तो मैं अदृश्य होकर भी यहाँ से गायब हो सकती थी, पर तुझे सच्चाई बगैर बताए बगैर मैं चली गई तो मेरा दिल मुझे कचोटता रहेगा। तुमने मुझ पर वार किया नगीना, पर क्यों? दुश्मन पर वार ही किया जाता है नागराज। दुश्मन पर? तुम तो मेरी मित्र हो, तुमने मेरी मदद की, दूसरे विलेनों से मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी मित्र सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बनी थी नागराज, और दूसरे विलेनों से तुम्हारी जान मैंने सिर्फ इसलिए बचाई क्योंकि खजाना उसी को मिलता जो तुम्हारी जान लेता। और मैं यह नहीं जानती थी कि खजाना मेरे अलावा कोई और हासिल करे। लेकिन साथ ही साथ मुझे नागपाशा की नीयत पर भी शक हो रहा था, इसलिए इसके बाद मैं तुम्हारी मित्र बन गई थी। अगर नागपाशा मुझे धोखा देता तो मैं तुम्हारी सहायता से उसे ख़त्म कर देती, और अगर वह खजाना मुझे दे देता तो मैं तुमको नागपाशा के हवाले कर देती। दोनों ही परिस्थितियों में जीत नगीना की ही होती नागराज। अच्छा क्या जो तुमने अपना असलियत मुझको दिखा दिया नगीना। तेरे जैसे दोस्त ही दोस्ती के अमृत में विश्वासघात का जहर घोलते हैं। अब मैं तुझे सच बोलने पर मजबूर कर दूंगा। ये बच्चों वाले खेल छोड़ो नागराज। वैसे तो तेरे बंधनों से मैं अदृश्य होकर भी निकल सकती हूँ, लेकिन अदृश्य होने के लिए मुझे अपनी शक्ति का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है, और मैं अपनी शक्ति अभी बचा कर रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अभी खजाना भी हासिल करना है, और उस दुश्मन से लड़ने के लिए मुझे शायद अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़े। फिर भी नागतांत्रिक नगीना की शारीरिक शक्ति ही तेरे नाग बंधनों को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, और अब मैं
तेरी अति शीघ्र मौत का इंतजाम कर देती हूँ, क्योंकि जितनी देर तक मैं तुझसे लड़ूंगी उतनी ही खजाना मुझसे दूर भी होता जाएगा। इससे पहले कि नागराज संभल पाता, वह नगीना के जाल में फंस चुका था। उफ, मुझे दम घुटता सा महसूस हो रहा है। यह नगीना की तंत्र ऊर्जा का कवच है नागराज। इसमें सिर्फ तेरी चंद सांसें रहने लायक हवा है और इसके बाद तुझे मिलेगी एकदम घोटू और दर्दनाक मौत। और तू ना तो उन दीवारों को तोड़ सकता है और ना ही जमीन से चिप चुके इस आधार को ऊपर उठा सकता है तू। अब तुम्हारी मौत निश्चित है नागराज, लेकिन मेरे पास यह सुनहरा नज़ारा देखने का वक्त नहीं है। मैं तो चली, ठहरो नगीना। आवाज़ की दिशा में घूमती नगीना की आंखें फैलती चले गई थी। तुम? हाँ, मैं नगीना। और इसी दौरान फिर मैं काल भुजंग की खो के रास्ते से यहाँ तक आपके पास आ गया। यानी तुम्हारे हाथ असफलता ही लगी है। उफ, इतने वर्षों और इतनी मेहनत के बाद मैं नागराज के बल पर खजाने तक पहुँचा, लेकिन सब बेकार गया। खजाना पहले ही कोई वहाँ से ले उड़ा था, लेकिन वह था कौन? मेरे नागराज और नगीना के सिवा कौन था वह जो खजाने के रहस्य को जानता है? शायद मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ नागपासा। क्या मतलब? मेरे संदेह के दायरे में एक व्यक्ति आ रहा है, लेकिन संदेह गलत भी हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति का बहुत वर्षों से कोई समाचार नहीं मिला है। हो सकता है कि वह मर चुका हो। किसकी बात कर रहे हैं आप? गुरु ने नाम बताया तो नागपासा यूं चहक उठा जैसे सैकड़ों सुइयां एक साथ उसको चुभो दी गई हो। आप ठीक कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं गुरुदेव। जरूर वही होगा, क्योंकि हमारे अलावा एकमात्र वही शख्स उस खजाने और तिलिस्म के बारे में जानता है। खजाना गायब होने में कहीं ना कहीं उसका हाथ जरूर है, लेकिन वह होगा तो होगा कहाँ? कहीं भी होगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, पहले अपने इन यंत्रों के सहारे। जबकि इधर फेसलेस, मैं तुमको ही ढूंढने जा रही थी। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे पास आ गए। तुम मुझे ढूंढ रही थी, पर क्यों? इतने भोले मत बनो फेसलेस। खजाने के बक्से में मास्क छोड़ने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, और वे ये कि तुम सबको यह बताना चाहते थे कि खजाना तुम ही ले गए हो। अब बताओ, वह खजाना कहाँ है? फेसलेस जहाँ भी जाता है अपनी निशानी यानी मास्क जरूर छोड़ता है। और रही सबको बताने की बात, तो तुमने यह नहीं सोचा कि वह मैंने इसलिए किया ताकि तुम मुझे ढूंढती ढूंढती मेरे पास आ जाओ और मैं तुमको पकड़ सकूं। और अब नागराज को आज़ाद कर दो नगीना, वरना मैं तुम्हारे बदन की सारी हड्डियों को तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। यानी तुम नागराज के दोस्त हो? मामला बहुत जटिल हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है। आखिर ये फेसलेस है कौन? खैर, कोई भी हो, अब खजाने का पता तो ये मार खाकर ही बताएगा मुझे। इधर नागराज यंत्र कवच से बाहर निकलने की जी तोड़ मगर नाकाम कोशिश कर रहा था। ओह, मेरा दम घुटता जा रहा है और मैं अपनी सारी शक्तियों के बावजूद न तो इस खोल को तिल भर भी हिला पा रहा हूँ और ना ही इन दीवारों को तोड़ पा रहा हूँ। नागराज की मौत चंद मिनटों की दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उसके मददगार की कोशिशें जारी थी। ओह, यह क्या? मेरी तांत्रिक किरणें इस पर बेकार साबित हो रही हैं। तेरे इन तांत्रिक वारों का मुझ पर असर नहीं होने वाला है नगीना, क्योंकि तेरे तांत्रिक वारों का मेरा यह ताबीज सोखने की क्षमता रखता है, लेकिन मेरे वारों से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए अपने बदन पर तरस रख और नागराज को आज़ाद कर दे। नागराज भी आश्चर्यचकित था। ये फेसलेस तो वही है जिसका मांस खजाने के बक्से में पड़ा हुआ था, यानी खजाना यही ले गया था। इस हिसाब से तो इसे मेरा दुश्मन होना चाहिए, लेकिन यह तो नगीना से मेरी जान बचाने के लिए लड़ रहा है। खैर, अब मुझे कुछ बचा सकता है तो सिर्फ फेसलेस ही बचा सकता है। फेसलेस नागराज को बचा तो जरूर लेता, अगर वह खुद बच पाता तो। तू एक गलती कर गया फेसलेस, जो मुझे ताबीज के बारे में बता दिया। अब अगर मैं तेरे ताबीज को नष्ट कर दूं तो तू बेबस चूहे जैसा हो जाएगा। नगीना ने अपनी सारी शक्तियों को मुट्ठी में बांधे ताबीज पर केंद्रित कर दिया और फेसलेस के गले से उबलती चीखों की आवाज़ें तेज और तेज होने लगी थी। आखिर नगीना की तांत्रिक शक्तियों के आगे फेसलेस का ताबीज टिक ना सका। अब नगीना की बारी थी। अब बता, कहाँ पर छुपा रखा है तूने खजाना? उफ, नगीना ने फेसलेस को बेबस कर दिया है। अब तो मुझे फेसलेस को बचाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? एक मिनट, इस तंत्र कवच में एक कमजोरी है और वह यह है कि इसकी तली नहीं है। मेरी सर्प सेना इस पथरीली ज़मीन में सुरंग तो नहीं बना सकती, लेकिन चट्टानों के बीच की दरारों में घुसकर चट्टानों के जोड़ को कमज़ोर कर सकती है। और एक बार ये जोड़ कमज़ोर हो गए तो मैं अपनी बची खुची शक्ति का इस्तेमाल करके इस कैद से आज़ाद हो सकता हूँ। इधर नगीना की वार फेसलेस को तड़पने पर मजबूर कर दे रहे थे।
बता बता कहाँ पर छिपा रखा तूने वह खजाना। लेकिन फेसलेस ना तो जैसे ना बोलने की कसम खाई हुई थी, चाहे नगीना उसकी जान ही क्यों ना ले ले। लेकिन अब फेसलेस अकेला नहीं था। उफ, नगीना तो फेसलेस की जान लेने पर उतारू है। मुझे इसे, अरे यह क्या, नगीना जब जब तंत्र वार करती है तब तब इसके गले में लटकी हड्डी खोपड़ी चमकने लगती है। लेकिन इस बात पर मेरा ध्यान कभी क्यों नहीं गया? शायद इसलिए क्योंकि मैं नगीना को पहली बार किसी और से लड़ते देख रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है? खैर, यह मैं बाद में सोचूंगा। अभी तो मुझे फेसलेस की जान बचानी है। वक्त भी बहुत कम था। नगीना ने फेसलेस की गर्दन अपने तंत्र शिकंजे में कस ली थी। बता, बोल, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मास्क के अंदर फेसलेस की आंखें अपने कटोरों से बाहर निकल रही थी। मौत उसकी इंच इंच करके उसकी तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तभी नगीना का शिकंजा खुल गया। उफ, यह कौन? नागराज, तुम आज़ाद कैसे हो गए? यह सोचना छोड़ो कि मैं आज़ाद कैसे हो गया नगीना, बल्कि यह सोचो कि तुम आज़ाद कब तक रहोगी। नगीना को तो कालदूत भी कैद नहीं रख सकता है नागराज। नगीना आज़ाद थी और आज़ाद ही रहेगी। साथ ही साथ तुमको भी आज़ाद करा कर ही जाएगी इस दुनिया से। नगीना की तंत्र शक्तियों के सामने मेरी सर्व शक्तियाँ कुछ नहीं है। लड़ाई जीतने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे, नगीना ने मुझ पर वार करते ही यह खोपड़ी फिर चमकने लगी। कहीं यह खोपड़ी ही नगीना की शक्तियों का केंद्र तो नहीं है? खैर, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। खोपड़ी की माला इसकी गर्दन से अलग करते ही सच्चाई का पता चल जाएगा। नागराज ने बिजली की तरह लपक कर खोपड़ी की डोरी को थाम लिया। लेकिन इस शक्तिशाली झटका भी डोरी को नगीना के शरीर से अलग न कर सका था। ओह, तू यह तंत्र मुंड पाने की कोशिश कर रहा है, यानी तू समझ गया है कि मेरी शक्तियों को असीमित बनाने वाला यह मुंड ही है। इसके बगैर नगीना की शक्ति उतनी घातक नहीं रह जाती है। इसके संपर्क में नहीं रहने पर मैं अपनी अदृश्य शक्ति और प्रतिरूप शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ। लेकिन एक बात और सुन ले, यह खोपड़ी की डोरी मंत्रित है। दुनिया की कोई भी शक्ति इसे काट नहीं सकती है। यह मंत्र मुड़ नगीना के शरीर से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। नगीना की बात सच लगती है। मेरे शरीर में अनगिनत सांपों का असाधारण बल है, फिर भी मैं इस मामूली सी दिखने वाली डोर को तोड़ नहीं सका। अब कोई और रास्ता ढूंढ निकालना होगा अति शीघ्र ही। एक मिनट। नगीना के अनुसार इस संसार की कोई भी शक्ति मंत्रित डोर को काट नहीं सकती। लेकिन अगर यह वह शक्ति संसार के बाहर की हो तो, जैसे कि नागफनी सर्प जो देव कालजी ने मुझे आशीर्वाद में दी थी, शायद ये नगीना के तंत्रमुंड की मंत्रित डोरी को काट सके। नागराज की तरकीब काम आ गई। नागफनी सर्पों के तेज नेजों ने डोरी को काट दिया था। खोपड़ी दूर जा गिरी, लेकिन नगीना की शक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उफ, यह क्या? आश्चर्य मत करो नागराज, ये खोपड़ी जब तक मेरी शक्ति घेरे मेरे अंदर रहेगी तब तक इसकी शक्ति मुझ तक पहुंचती रहेगी। तो फिर मैं ऐसा इंतजाम कर देता हूँ नगीना, ये तंत्र किरणें तुम तक नहीं पहुँच सकती हैं। नागराज के सर्पों ने खोपड़ी को पूरी तरह से ढक लिया था और नगीना तक मंत्र किरणों का पहुँचना बंद हो गया था। पसीने पसीने हो उठी नगीना, लेकिन फिर भी उसने कदम पीछे नहीं हटाए थे। अब तेरे वारों का असर मामूली रह गया नगीना, यह बात तूने ही मुझे बताई थी ना, और अब मैं तुझे कहीं भागने नहीं दूंगा। वाह नागराज, जरा बहती गंगा में मुझे भी हाथ धो लेने दो। नगीना की शक्तियों को कम करके चूहे अपने आप को शेर समझ रहे हैं, लेकिन एक बार अगर मंत्रमुंड मेरे हाथ में आ जाए तो उसके बाद तुम लोगों की खैर नहीं। नगीना सब कुछ भूलकर खोपड़ी की तरफ लपकी और उसके हाथ में कई विष भरे दांत आ गड़े, और इन काटने वाले सांपों में नागफनी सर्प भी शामिल थे। वैसे तो नागतांत्रिक नगीना पर सांपों का विष बेअसर था, लेकिन इन विषों में नागफनी सर्पों का विष भी शामिल था। वे नागफनी सर्प जिसके विष दांतों में भरा था कालजयी देव का विष। नगीना पर नशा छाने लगा। अरे, मेरा सिर घूम रहा है। इस अवस्था में मैं नागराज और फेसलेस का एक साथ सामना नहीं कर सकती हूँ। अब मुझे अपनी शक्ति को एकत्रित करना होगा और उसके बाद मैं फिर वापस आऊँगी और इन दोनों से निपटूंगी। अभी मैं तंत्र मूड के संपर्क में हूँ, इसलिए अपनी अदृश्य शक्ति का प्रयोग कर सकती हूँ। नागराज, ये तो अदृश्य हो रही है, हम इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते फेसलेस। लेकिन अब मुझे इसकी कमजोरी का पता चल गया है। अगली बार ये मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद नागराज। नागराज की चेहरे पर मित्रता का कोई भाव नहीं उभरा था। मैंने तुम्हें नागपाशा के अड्डे पर बाकी विलेंस के साथ देखा था। तुम उनमें से एक हो।
तुमने नगीना से मेरी जान बचाने के एवज में जो एहसान किया वह बराबर हो गया। अब चुपचाप खजाना मुझे सौंप दो तुम। नागराज के ये तेवर देखकर एक पल के लिए शहर उठा। फैसले से जल्दी संभल कर बोला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो नागराज, मैं उनमें से नहीं हूँ। नागपाशा के अड्डे पर मैं एक खास मकसद के तहत पहुंचा था। रही बात खजाने की तो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। वह मेरे पास तुम्हारी अमानत है, तुम जब चाहो उसे ले जा सकते हो। अगर ऐसी बात है तो तुमने खजाना तिलिस्म से उड़ाया क्यों? बचाव के लिए। अगर मैं ऐसा ना करता तो वह खजाना नागपाशा के हाथ पड़ चुका होता। इसलिए जिस समय तुम और नगीना नागपाशा से लड़ाई में व्यस्त थे तो मैं चुपके से सारे खजाने को वहाँ से उड़ा ले गया। लेकिन तुम उस तिलिस्म में पहुँचे कैसे? कौन हो तुम? समय आने पर सब पता चल जाएगा नागराज। फिलहाल तो तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हें खजाने रूपी तुम्हारी अमानत सौंप सकूं। कहाँ ले जाना चाहता है ये मुझे? कहीं ये मुझे फिर किसी जाल में तो नहीं फंसा देगा? मुझे इससे पूरी तरह सावधान रहना होगा। और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर किसी की आंखें फटी जा रही थी। पता नहीं भय से या आश्चर्य से। कौन हो तुम? ये आंखें प्रोफेसर नागमणि की थी और वह अभी अभी होश में आया था। मैं ढूंढ यहाँ कैसे आ गई? मैं तो खाई में गिर रहा था, मैं बच कैसे गया? तेरे सारे सवालों का जवाब मैं एक एक करके देता हूँ। मेरा नाम वेदाचार्य है और खाई में गिरने से हमने तुमको बचाया है। लेह से इस स्थान तक हम ही तुमको लेकर आए हैं नागमणि। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और तुम तो अंधे हो, तुमने मुझे पहचाना कैसे? प्रत्येक प्राणी का शरीर एक खास प्रकार की तरंगे छोड़ता है नागमणि, और उन तरंगों में उसकी पहचान के साथ साथ उसका भूत, वर्तमान और भविष्य भी छिपा रहता है। मैं उन तरंगों को उतनी ही आसानी से पढ़ सकता हूँ जितनी आसानी से तुम एक किताब पढ़ सकते हो। परंतु तुमने मुझे बचाया क्यों? तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है नागमणि, मुझे दिलचस्पी है नागराज में। यह सुना गया है कि तुमने नागराज को शिशु अवस्था में कहीं से पाया और फिर उसको नाग शक्तियाँ प्रदान की। हमको उस कथन पर विश्वास नहीं है। हम सत्य जानना चाहते हैं और साथ ही साथ यह भी जानना चाहते हैं कि नागराज तुमको कहाँ मिला, उसकी स्थिति और आयु क्या है। जब तक यह अंधा बूढ़ा बड़बड़ा रहा है तब तक मैं यहाँ से फुट लेता हूँ और बूढ़े को हवा से बात करने देता हूँ। लेकिन ये इलाका तो मेरा देखा हुआ है। कौन सा है यह इलाका? हाँ, यहीं पर तो आसपास में वह मंदिर है जहाँ से मैं नागराज को उठा कर ले गया था। इस इलाके से बाहर निकलना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। वह बूढ़ा तो मेरी परछाई तक भी नहीं पा सकता है क्योंकि मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। हाँ, तो तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक मुख्य सड़कें। तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? पर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्यों दूं मैं तुम्हें? हम भविष्यवक्ता ज्योतिष हैं नागमणि, योद्धा नहीं। वृद्ध भी हो गए हैं लेकिन इन हाथों में अभी भी वह ताकत है जो तुमको सत्य बोलने पर बाध्य कर दे। ठहरो ठहरो, बताता हूँ। कड़कड़ा उठी नागमणि की कलाइयाँ। लेकिन नागमणि के कुछ बोल पाने से पहले ही, आचार्य जी, ये तो फेसलेस की आवाज़ है, लेकिन मैं किसी और की भी शारीरिक तरंगे ग्रहण कर रहा हूँ। ये तो नागराज हैं। हाँ, नागराज अपनी अमानत को लेने आए आचार्य जी। अवश्य मिलेगी, लेकिन पहले नागराज का ध्यान कहीं और चला गया था। नागमणि, ये जिंदा है और ये यहाँ पर कैसे आ गया? इसको हमने बचाया है नागराज। हम ही इसको यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि ये ही हमको ये सबूत देगा जो ये सिद्ध करेंगे कि तुम ही दिव्य खजाने के असली वारिस हो। क्या मतलब? यानी जिस बात को कुलदेव कालजयी प्रमाणित कर चुके हैं उसे ये दुष्ट नागमणि द्वारा प्रमाणित करेंगे। आप इस मामले में न्याय करने वाले कौन होते हैं? कौन हैं आप और कौन है ये फेसलेस? देवलोक देवता होते हैं नागराज, भगवान नहीं। वे लोग भी गलती कर सकते हैं। पुराणों में इस बात के अनगिनत प्रमाण हैं और वह हम कौन हैं इसका पता भी तुमको अति शीघ्र पता चल जाएगा। और अब तुम चुपचाप बैठकर नागमणि की बातें सुनो। अधिकार से भरी वेदाचार्य की आवाज़ सुनकर नागराज चुपचाप बैठने पर विवश हो गया। कौन है वृद्ध व्यक्ति? यह फैसलेस और यह वृद्ध का कोई षड्यंत्र तो नहीं? मुझे सावधान रहना होगा। परंतु यह फैसलेस कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। वेदाचार्य के एक इशारे पर प्रोफेसर नागमणि टेप की तरह चालू हो गया। नागराज शिशु अवस्था में मुझे तब मिला जब मैं विषण जाति वाले सर्पों के विष की तलाश में इसी जंगल में आया था। तब मेरे कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। वह आवाज़ पास के एक मंदिर से आ रही थी। वह बच्चा नागराज ही था। मैं उस पर नज़र पड़ते ही चौंक गया। उस बच्चे में एक भयंकर विषयुक्त सर्प के लक्षण मौजूद थे।
मैंने उस बच्चे को मंदिर के पुजारी से मांग लिया। उसने एक मंत्र मनगढ़ंत कथा सुनाते हुए वह बच्चा मुझे खुशी खुशी सौंप दिया। यह मैं नहीं जानता था कि उस पुजारी ने मुझसे झूठ क्यों बोला, पर बच्चा लेकर मैं वहाँ से चला गया। पर जब अपनी लेबोरेटरी में मैंने बच्चे के खून की जांच की तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। बच्चे के खून में लाल रक्त कणों के साथ साथ सूक्ष्म रूप में से सर्प भी मौजूद थे। यह रहस्य मेरी समझ के बाहर था। नागराज को बनाने का श्रेय मैंने जरूर लिया, लेकिन उसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। शक्तियाँ उसके पास पहले से ही थी। मैंने सिर्फ उसको उन अद्भुत सर्प शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाया। और फिर नागराज के मस्तिष्क में एक मानसिक अवरोध लगाकर मैंने उसको आतंकवादियों के बीच नीलामी के लिए पेश किया। नागराज के विषय में इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन नागराज का मस्तिष्क पढ़ने के बाद बाबा गुरु गोरखनाथ ने नागराज को जो कहानी बताई थी वह तो यह नहीं थी। गोरखनाथ ने वही कहानी जानी जो मैंने नागराज के मस्तिष्क में भरी थी, और वह मैंने इसलिए किया था ताकि नागराज हमेशा मुझे अपना आविष्कार मानता रहे और मेरे वश में बना रहे। सच्चाई का अभी पता चल जाएगा। तुमने बताया कि वह मंदिर यहीं आसपास ही है, हमको वहाँ ले चलो। शायद वहाँ से पता चल सके कि यह शिशु मंदिर में कहाँ से आया था। लेकिन मंदिर पहुंचकर निराशा ही हाथ लगी सबके हाथ। आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय मेरे पिता इस मंदिर में पुजारी थे और उनका स्वर्गवास हुए बरसों बीत गए हैं। हल्का सा याद पड़ता है, परंतु वह शिशु कहाँ से आया यह तो शायद बाबा भी नहीं जानते थे। अगर जानते होते तो कभी ना कभी मुझे ज़रूर बताते। यानी तुम उस शिशु के विषय में कुछ नहीं जानते हो? ओह, यानी ये समस्या वहीं की वहीं है। अरे, पानी के कलकल की आवाज़। मंदिर के पास कोई नदी बहती है क्या? हाँ, एक नदी तो है। ओह, अब मैं समझ रहा हूँ कि वह शिशु इस मंदिर तक कैसे पहुँचा। मेरे साथ आओ नागराज, लेकिन इस दुष्ट नागमणि का क्या करें? इसको यहीं पर बांध कर छोड़ दो। अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नागमणि की सर्प बंधनों को जकड़ने के बाद नागराज देवाचार्य के साथ नदी के किनारे जा पहुंचा। नदी का बहाव किधर से आ रहा है नागराज? उस पुराने किले की तरफ से जहाँ नागपाशा का अड्डा था। मैं जानता था। आओ, हमको नदी के बहाव के विपरीत दिशा की तरफ बढ़ना है, और उसी के साथ यह साबित हो जाएगा कि नागराज की खोज के वारिस, खजाने की वारिस तुम हो या नहीं हो। मुझे तो इसकी बातें समझ में नहीं आ रही है। आखिर नदी के बहाव का मेरे जीवन के तथ्यों से क्या संबंध है? संबंध था, अटूट संबंध था, और इसका सबूत कई वर्षों बाद तक भी नहीं मिटा था। रुको नागराज, हमारी ज्ञानेंद्रियां संकेत दे रही हैं कि यहाँ नदी के किनारे आसपास कुछ विशेष है। हाँ, लगता तो है, क्योंकि यहाँ कुछ पशु पक्षियों की हड्डियों के अवशेष पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे इनका मांस पिघलाकर इन हड्डियों से अलग हो गया है। लेकिन इन हड्डियों से मांस जैसे अलग हुआ है वैसे तो सिर्फ मेरे जहर से ही हो सकता है। लेकिन मेरा जहर इनके शरीर में कैसे पहुंचा, जबकि आज से पहले मैं यहाँ कभी नहीं आया हूँ? तुम यहाँ आए हो नागराज? आज से पहले बचपन में तुम यहाँ आए हो। इस नदी का बहाव तुम्हें यहाँ लेकर आया है, और इस बात का प्रमाण यहाँ आसपास जरूर मिलेगा। ढूंढो उसे, तलाश जल्द ही रंग लाई। ये झाड़ियाँ कुछ अजीब सी लगती हैं। नदी में उगी इन विशेष झाड़ियों का हल्का सा नीला रंग बताता है कि यह कभी ना कभी मेरे जहर के प्रभाव में जरूर आई हैं। इन्हीं झाड़ियों में बसे जहर की वजह से यहाँ का पानी जहरीला हो गया, जिसे पीने वाले पशु पक्षी जहर के प्रभाव से पिघल गए हैं। एकदम सही नागराज, एकदम सही कहा तुमने नागराज। और ऐसा तब हुआ जब तुम बालक रूप में बहते हुए इन विशेष झाड़ियों में आ फंसे थे। और तुम बालक रूप में नदी में इसलिए बहते हुए यहाँ पहुँचे क्योंकि तुम्हें मृत समझकर नदी में फेंक दिया गया था। मृत समझकर। लेकिन मेरे चाचा नागपाशा ने तो मुझे कुछ और ही कहानी सुनाई थी। नागपाशा ने तुम्हें जो सुनाया वह मनगढ़ंत था, झूठ था। तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। आप मेरे अतीत के बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। राज ज्योतिष वेदाचार्य से कुछ नहीं छिपा है, और ना तुम्हारे पिता राजा तक्षराज ने हमसे कुछ छुपाया है। हाँ नागराज, ध्यान से सुनो। इस शताब्दी के शुरू के सालों की बात है। तक्षनगर नामक एक नगर था, जिस पर वीर प्रतापी, न्यायी और प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाले राजा तक्षराज की राज किया करते थे। चूँकि तक्षराज की पिछली सभी पीढ़ियाँ हजारों वर्षों से सर्पों की पूजा करती आ रही थी, इसलिए वह भी सर्पों के बहुत बड़े भक्त थे। सर्पों के प्रताप के बल पर ही तक्षराज को एक अकल्पनीय खजाना प्राप्त हुआ, जिसकी रक्षा के लिए कुलदेव सर्प देवता कालजी सदैव तैनात रहते थे। खजाने से भरे असंख्य सर्पमणियों और हीरे जवाहरातों के स्वामी होने के साथ साथ राजा तक्षराज
एक और बेशकीमती हीरे के स्वामी थे जिनका नाम था ललिता। अत्यंत रूपसी, शालीन और धार्मिक रानी ललिता राजा को भेद प्रिय थी। चारों ओर प्रसन्नता और सुख खुशहाली थी। दुख था तो मात्र एक बात का कि राजा तक्षराज के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। विवाह के काफ़ी समय बाद तक भी रानी लीलावती निसंतान थी। रानी के निसंतान होने का दुख राजा के हमशक्ल भाई नागपाशा के लिए प्रसन्नता का कारण था। भैया तक्षराज की ना कोई संतान है और ना ही होने वाली है, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात तक्षनगर राज्य और खजाने का स्वामी एक ही व्यक्ति बनेगा और वह मैं होऊंगा, नागपाशा। मैं सिर्फ मैं हा हा हा। नागपाशों को राजा और खजाने का स्वामी बनने के लिए राजा तक्षराज की मृत्यु की प्रतीक्षा थी, लेकिन तभी वह चमत्कार हो गया। निरंतर 25 वर्ष से पूजा के थाल को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाकर तुम नियमित हमारी अर्चना कर रही हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए तुम्हें पुत्रवतु होने का वरदान देते हैं। कुलदेव कालजयी ने रानी की मुराद पूरी कर दी थी, जिसे सुनकर खुशी से नाच उठे थे तक्षराज। ओह प्रिय, कुल देवता ने हमारी सुन ली है, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। चलो, कुल देवता के प्रताप से राजा का वंश चलाने वाला पैदा तो होगा। हर कोई प्रसन्न था, नागपाशा को छोड़कर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर रानी के पुत्र पैदा हो गया तो इस राज्य और खजाने को प्राप्त करने का मेरा सपना चूर चूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। अगर वह पैदा हो गया तो राज्य का कानूनी वारिस वही हो जाएगा और कालजयी उसी को खजाने को छूने देगा जो राज्य का असली वारिस होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर कैसे कैसे रोकूं मैं इस होनी को। और शीघ्र ही, हाँ, यही एकदम ठीक रहेगा। कुल देवता कालजयी ने ही वरदान दिया है, वो भी अभिश्राप देगा और ऐसा बहुत ही जल्द होगा। संभल कर प्रिय, कुल देवता के वरदान से जब से हम गर्भवती हुए हैं, आप हमारा ख्याल बिल्कुल वैसे रखते हैं जैसे हम कोई बच्चे हों। रखना ही पड़ता है, आखिर तुम हमें अनमोल उपहार दो देने जा रही हो। अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत बनाइए, दरबार में पहुंचिए। हमें भी कुल देवता की पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाना है। राजा के जाने के बाद रानी ने कुछ देर पहले अपने हाथ से सजाई पूजा की थाली उठाई और उसे कुल देवता के सामने लेकर पहुंची। भोग स्वीकार करे देवता। कुल देवता कालजयी ने प्रसन्नता भाव से भोग स्वीकार करने के लिए पूजा की थाली से कपड़ा हटाया और इसी के साथ क्रोध बढ़ता चला गया कालजयी की आंखों में और शौर में। पूजा की थाली में आज पूजा सामग्री की बजाय तुमने मरा हुआ नेवला लाकर हमारा घोर अपमान किया है। तुम्हें उसका अत्यधिक कठोर दंड मिलेगा। ये कैसे हुआ कुल देवता? मुझे नहीं पता है। मैंने तो थाली में भयभीत रानी को अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले ही कालजयी की भीषण विष पुकार का शिकार बनी रानी कक्ष के बाहर आ गिरी। उफ, रानी कुल देवता के कोप का भोजन बन गई है। जंगल की आग की तरह फैली इस सूचना ने मानो सभी के हृदय पर दुख का पहाड़ रख दिया और राजा तक्षराज की दशा तो पागलों जैसी हो गई थी। कुछ कीजिए वैद्य जी, क्षमा करे राजन, मैं अपने सभी प्रयत्न करके हार चुका हूँ। संसार के हर सर्प का विष मैं चुटकी में उतार सकता हूँ, लेकिन ये सर्प देवता कालजयी का विष है, इससे मैं क्या, कोई भी नहीं उतार सकता है। उफ, नहीं, अपने प्रयास में विफल हुआ राजा तक्षराज। कुल देवता कालजयी के समक्ष जाकर गिड़गिड़ा उठा। ये आपने क्या किया कुल देवता? बिना कुछ सोचे समझे ही एक निर्दोष को इतना बड़ा दंड दे डाला। ये कैसा न्याय है देव आपने? ये कैसा न्याय किया आपने? दोष रानी का ही था राजन, उसने थाली का निरीक्षण करके ही लाना था। अब चूंकि अपने विष के प्रभाव को हम भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम विवश हैं। अगर ऐसा है देव तो अपनी रानी बिना हम भी जीवित नहीं रहना चाहते हैं। आपके सामने सिर पटक पटक कर हम यही जान दे देंगे। एक भक्त अपने देवता के सामने अपनी जान देने पर उतारू था तो देवता कैसे न पसीजते। ठहरो राजन, एक उपाय है जिससे रानी के प्राण बच सकते हैं। क्या देव, जल्दी से बताइए। रानी का शरीर एक नहीं बल्कि दो हैं, एक उसका खुद का और एक उसके गर्भ में पलने वाले बालक का। इसलिए हम उन दोनों में से एक शरीर को बचा सकते हैं। रानी के शरीर का जहर रानी के गर्भ में केंद्रित कर सकते हैं। अब तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, रानी की जान या बच्चे की जान? राजा को निर्णय लेने में अधिक समय न लगा। उस बालक को से भला क्या मोह करना देव, जो अभी संसार में आया ही नहीं है, इसलिए मैं रानी को बचाना चाहता हूँ। ठीक है। इतना कहकर कुल देवता ने एक विचित्र सी मणि राजा के हाथ में थमा दी। ये चमत्कारी मणि है, इसे राजवैद्य को दे दो, जो इसे घिसकर औषधि के साथ रानी को पिलाएगा। इसके प्रभाव से हमारा सारा विष
धीरे धीरे रानी के गर्भ में पलते बालक के शरीर में समाता चला जाएगा। चूँकि बालक के जन्म लेने से पहले सारा विष उसके शरीर में समा चुका होगा, इसलिए वह बालक रानी के गर्भ से मृत पैदा होगा। मणि लेकर राजा तक्षराज दुखी मन से कक्ष के बाहर निकला। देखते ही देखते यह खबर आग की तरह फैल गई। उफ, अब राजा का नाम लेने वाला कोई ना होगा, क्योंकि वैद्यराज कहते हैं कि कुल देवता के प्रभाव से रानी की कोख बिल्कुल ही सूख गई है। रानी सदा के लिए बांझ होकर रह गई है और इस तरह राज्य और खजाने का स्वामी बनूंगा मैं। रानी की थाली की पूजा में मरे हुए नेवले की वजह से वह अनर्थ होगा, ये तो मैं उसी समय जानता था जब मैंने बड़ी सफाई से वह थाली बदली थी। अब बस रानी के गर्भ से मृत बच्चे के जन्म लेने भर की देर है, फिर देखता हूँ कालजयी कैसे वह खजाना मुझे नहीं सौंपता है। ठीक समय पर जैसा कि अपेक्षित था, रानी ललिता के गर्भ से मृत बच्चे यानी शायद तुम्हारा जन्म हुआ। मृत, लेकिन मैं तो जीवित हूँ, और न केवल जीवित हूँ बल्कि आपके हिसाब से मेरी आयु लगभग 75 या 80 वर्ष होनी चाहिए। यही तो वह रहस्य है नागराज, जिसने हमें संशय में डाल रखा है। इसी रहस्य तो हम पर्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन यह सब बाद में, पहले आगे की कहानी सुनो। रानी ललिता बच गई। उसकी कोख से कुल देवता के जहर से नीले पड़े बालक का जन्म हुआ, जिसे राजवैद्य ने देखते ही मृत घोषित कर दिया था। लेकिन उनकी घोषणा से किसी को हैरानी नहीं हुई, सभी जानते थे कि ऐसा ही होगा। अब इस बालक का क्या किया जाए राजन? परंपरा के अनुसार जिस बालक या व्यक्ति की मृत्यु सब सिर्फ विष से हो जाती है, उसे गाड़ा नहीं जाता है और ना ही जलाया जाता है, उसे नदी में बहा दिया जाता है। इसलिए हमारे इस पुत्र को भी नदी में बहा दो। इतना कहकर फपक कर रो पड़े थे राजा तक्षराज। जबकि खुशियां मनाता हुआ कुल देवता कालजयी के समक्ष पहुंचा था नागपाशा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कालजयी की तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इस खजाने के पास नहीं फटक सकती है, लेकिन आज मैं इस खजाने को हासिल करने आया हूँ और तुम्हें इसे सहर्ष मुझे सौंपना होगा, क्योंकि नियमानुसार भैया तक्षराज की मृत्यु के बाद अब सिर्फ मैं ही इसका हकदार होऊंगा। हट जा एक तरफ कालजयी, और ये खजाना मुझे हासिल करने ने दे। नागपाशा ने खजाने की तरफ एक कदम बढ़ाया तो सावधान नागपाशा, खजाने की तरफ अब एक भी कदम बढ़ाया तो उसका परिणाम भयंकर होगा। तू उस खजाने का हकदार जब बनेगा तब बनेगा, अब तो इसका असली हकदार जीवित है। क्या मतलब तेरी समझ में नहीं आएगा नागपाशा, इसलिए भाग तू यहाँ से। कालजयी की उस प्रतिक्रिया से नागपाशा के क्रोध को भड़का दिया। वह अपनी तलवार खींचकर उसकी तरफ लपका। कालजयी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं दुष्ट। लेकिन कालजयी की पूंछ का तेज प्रहार नागपाशा के चेहरे के लिए अभिश्राप और उसके जीवन के लिए वरदान साबित हुआ। उफ, मुझे विष और अमृत से भरे इन पात्रों को ऐसे यहाँ पर रखना नहीं चाहिए था। मेरे प्रहार से नागपाशा इन पात्रों पर एक साथ गिर गया है। अब जहाँ विष उसका चेहरा बदसूरत कर देगा, वहीं अमृत इसको अमर बना देगा। नागपाशा चीखता हुआ बाहर की तरफ भाग खड़ा हुआ था। इधर बालक को लहरों के हवाले कर दिया गया था, जो उसे अपने साथ भाग कर ना जाने कहाँ ले गई। और दूसरी तरफ सर्प महल में जब राजा तक्षराज को नागपाशा की दशा का पता चला तो उफ, कुलदेवता ने यह क्या किया? मुझे तुरंत ही उनसे मिलना होगा। तक्षराज कुलदेवता के पास पहुंचे तो उन्हें सारी बात का पता चला। उफ, ये सब नागपाशा के याद रहा था। उफ, सगा भाई होते हुए भी उसने हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया। होश में आने दीजिए उसे। अपने पुत्र के उस हत्यारे को हम अत्यधिक कठोर दंड देंगे। लेकिन आपके कथन से लगता है शायद मेरा पुत्र जीवित हो। मेरे जीवित रहने के लिए यही आशा बहुत है। महल में आते ही उन्होंने राज ज्योतिष वैद्याचार्य सहित हमें अपने पास बुलाया और कहा, यह सब अनर्थ खजाने के लिए हुआ है, इसलिए हम अपना सारा खजाना तिलिस्म में रखना चाहते हैं, जो हमारे पुत्र के नाम से बांधा जाएगा। अगर वह जीवित होगा तो एक ना एक दिन वह उस तिलिस्म को तोड़कर खजाना हासिल करेगा। आप पहुँचे हुए ज्योतिषी हैं, नक्षत्र ग्रह शिल्पियों की सहायता से अपने एक जटिल तिलिस्म का निर्माण करना है। जो आज्ञा राजन। फिर हमारी देखरेख में बनाए गए तिलिस्म में वह खजाना और तुम्हारे जीवन से संबंधित सारी घटनाओं को लिखकर एक पांडुलिपि के रूप में लिखा गया और कुलदेवता कालजयी से प्रार्थना करके उन्हें खजाने का मुख्य रक्षक बना दिया गया। नागपाशा, जो कि अब अमर हो चुका था, जब वह सूचना मिली तो वह खजाना हाथ से निकल जाने की वजह से ऐसे आग बबूला हुआ। उसने राजा तक्षराज व रानी ललिता की हत्या कर दी। और फिर नागपाशा अपने गुरु की मदद से तुमको यानी खजाने के असली हकदार को ढूंढने में जुट गया। अब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो
उसने उन सपनों को तरंगों के रूप में भेजना शुरू कर दिया जो तुमने देखे और उनके पीछे पीछे नागपासा के किले तक आ गए। उफ, तो मेरा चाचा नागपासा ही मेरे माता पिता का कातिल है नागराज। अब इस कहानी में सिर्फ एक ही कड़ी गायब और वह यह है कि तुम बीच में 40 या 50 साल तक किस स्थिति में रहे और इस दौरान तुम्हारा विकास क्यों नहीं हुआ। खैर, यह रहस्य भी कभी ना कभी पर्दे से बाहर आ जाएगा। अभी तो हमें खजाने को तुम्हारे हवाले करके अपने कर्तव्य से मुक्त होना है। कहाँ है वह खजाना? मेरी पोती के पास सुरक्षित रखा है। आपकी पोती, लेकिन वह खजाना तो फेसलेस ले गया था। हाँ, वह भी हमारा ही आदमी है। आओ चलते हैं वापस। पर ये फेसलेस है कौन? फेसलेस यानी रूपहीन, और जिसका रूप ही ना हो उसकी पहचान भला कौन कर सकता है नागराज। लेकिन वापस मंदिर में। अरे पुजारी जी, की हालत किसने की? और नागमणि भी गायब है, पर कैसे? पुजारी को खोलो, यही हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा। मुक्त होते ही पुजारी ने बताया, आप लोगों के जाने के बाद थोड़ी देर बाद में भगवान का भोग लेके मूर्ति की तरफ जा रहा था कि तभी मेरे सिर पर पीछे से एक वार हुआ। यह वार किसने और कैसे किया मुझे कुछ नहीं पता। होश में आने पर मैं एक खंबे से बंधा हुआ था, बस। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। उफ, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब वह दुष्ट ना जाने क्या गुल खिलाएगा। वह दिन जब आएगा तब उससे भी निपट लेंगे नागराज। अभी तो वापस चलते हैं। हमारे कॉटेज में हमारा इंतजार कर रही है हमारी पोती भारती। स्वागत है नागराज, यह मेरी पोती है नागराज भारती। आओ नागराज, तुम्हारा खजाना तुमको सौंपकर हम दादा पोती भी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएं। भारती ने एक मूर्ति के साथ छेड़खानी की और फर्श का टुकड़ा एक तरफ सरक गया। आइए, बड़ी अनोखी जगह है, दादाजी की बनाई हुई है। जिस आदमी ने कई जटिल तिल्स्म बनाए हैं उनके लिए इस जगह को बनाना तो बाएं हाथ का खेल है नागराज। भारती नागराज को सीधे तहखाने में ले गई जहाँ पर सामने रखा था खजाना। ये तुम्हारा है नागराज, और तुम इसका जो चाहे वह कर सकते हो। मुझे इस खजाने से कोई मतलब नहीं है भारती। मुझे तो वह पांडुलिपि चाहिए थी जिसमें लिखा हुआ मेरा अतीत। शायद इससे मुझे उन प्रश्नों के उत्तर मिल सके जिन्हें अब तक रहस्य से अपने पर्दे में छिपाए रखा है। इसमें सिर्फ वही लिखा है नागराज जो मैंने तुमको बताया है, ना कम ना ज़्यादा। वैसे इस खजाने को तुमने क्या करने की सोची है नागराज? अभी तक तो कुछ खास नहीं, लेकिन यह खजाना मेरे देश और देशवासियों की अमानत है और इसको मैं उनकी भलाई के लिए ही खर्च करूँगा। शाबाश नागराज, तुम भी अपने पिता की तरह ही अपने से ज़्यादा देशवासियों के विषय में सोचते हो। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, और मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है कि तू मेरा भतीजा है नागराज। ऐसा मूर्ख भतीजा जो अपना खजाना गैरों पर लुटाने की सोच रहा है। नागपासा, तू यहाँ तक कैसे आ गया? वैसे तो पहले मेरे गुरु को शक हुआ था कि खजाना उड़ाने के पीछे वेदाचार्य का हाथ है। हम बूढ़े की तलाश के लिए यंत्रों से छेड़खानी कर ही रहे थे कि यंत्र नागराज के शरीर की तरंगे पकड़ने लगा। बस फिर क्या था, यंत्रों की मदद से इस स्थान का पता लगाकर मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ ताकि अपना खजाना तो वापस ले ही लूँ। अच्छा हुआ तू अपने आप मेरे पास आ गया नागपासा, वरना तुझे अपने माता पिता के हत्या की तलाश में मैं जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ता मुझे। ओह, यानी बूढ़े वेदाचार्य ने तुझे सब कुछ बता दिया है। तब तो इसने तुझे यह भी बता दिया होगा कि खून उतर आया था नागराज की आंखों में। क्रोध में यह भी भूल गया कि नागपासा ने अमृत पिया हुआ है। अमर हो गया नागपासा, अब वह मर नहीं सकता है नागराज, लेकिन जिसे चाहे उसको वह मार सकता है। श्री कृष्ण ने भी अश्वत्थामा को अमृतत्व का वरदान दिया था नागपासा, लेकिन वह वरदान नहीं, श्राप था। और वही श्राप देव कालजयी के जरिए किस्मत ने तुझे दिया है, क्योंकि किस्मत नहीं चाहती कि तेरे जैसे पापी मर कर दुनिया से छुटकारा पा जाए। वह तेरी हालत मौत से भी बदतर करना चाहते हैं ताकि तू जिंदा रहे और दुनिया तुझ पर थूकती रहे। चाचा के पैर छूने के बजाय उस पर दुनिया से थुकवाना चाहता है भतीजे। तब तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी उम्र भी मुझको लग जाए। नागराज वार तो बचा गया, लेकिन हवा में उड़े पत्थर के टुकड़े ने उसके हवास छीन कर नागपासा के रहम करम पर कर डाला था उसको। तुझे तो रोना आ रहा है, मेरा एकमात्र रिश्तेदार भी संसार से विदा हो रहा है और ये दुखदायी काम मुझको अपने हाथों से ही करना पड़ रहा है। हम तुम्हारी आत्मा के दुखी नहीं होने देंगे नागपासा। नागराज तुम्हारे हाथों से नहीं मरेगा, बहुत जान बाकी है तेरी बूढ़ी हड्डियों में वेदाचार्य है। ला, इसको चकनाचूर करके रख दूं मैं। बेकार कोशिशें मत करो नागपासा। मेरा सिद्धित कवच
ताबीज तुम्हारे हर वार को रोक सकता है। तो अगर ये मुकाबला लात घूसों से ही तय होना है तो यही सही। वेदाचार्य ने हाथी सा बल अभी भी बाकी था, परंतु वह अमृत पिए हुए नागपाशा के बल के सामने फीका था। एक ही वार में वेदाचार्य का सिर घूम गया था, लेकिन नागपाशा को दूसरा वार करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि होश में आ चुका नागराज और भारती एक साथ उस पर टूट पड़े थे। उफ, ये तीनों मुझ पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि ये मुझ पर अलग अलग वार कर रहे हैं। इनसे निपटने के लिए मुझे अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है, और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने गुरु से संपर्क बनाना होगा। नागपाशा ने अपने गुरु से ना जाने कैसे संपर्क कायम किया, और उफ, ये क्या हो रहा है। नागपाशा के शरीर में एकाएक आश्चर्यजनक बदलाव कैसे, यह जानने की क्या जरूरत है। मरने के बाद इस जानकारी का तुम लोग आखिर करोगे क्या। उफ, असाधारण शक्ति भरी हुई थी इस वार में, जिसने भारती और बाबा को बेहोश कर डाला। मुझे इसके वारों से बचना होगा, वरना मेरा हाल भी इन दोनों जैसा ही होगा। नागराज के समन पाले से पहले ही नागपाशा ने उसे दबोच लिया। अब तू गया मेरी पकड़ में भतीजे, और इस शिकंजे से तू छूट नहीं सकता है, क्योंकि यह शिकंजा मेरे गुरु की असाधारण यांत्रिक शक्ति का कमाल है। वे अपनी प्रयोगशाला से ऐसी विशेष तरंगें भेज रहे हैं जो मेरे शरीर से टकराकर ठोस 3 आयामी वस्तुओं का रूप ले रही है। अब अपनी मौत को जी भर कर देख ले नागराज, क्योंकि कुछ ही पलों में तेरी आंखें अपने कटोरों से बाहर उगल आएंगी। उफ, इसकी पकड़ से छूट पाना सचमुच मुश्किल काम है, लेकिन इसके दूत द्वारा भेजी गई विशेष 3 आयामी तरंगों को इसी का शरीर ही क्यों ग्रहण कर रहा, मेरा क्यों नहीं कर रहा है। जवाब साफ है, इसके पास जरूर कोई ऐसा यंत्र है जो इन तरंगों को ग्रहण कर रहा है, और इस यंत्र को रखने की सबसे अच्छी जगह बेल्ट ही हो सकती है। सोडांगी, नागराज के शरीर में वास करने वाली सोडांगी नागराज के शरीर में से निकलने से पहले ही उसके मानसिक विचारों को जान चुकी थी। अगले ही पल नागपाशा के शरीर से उसकी बेल्ट अलग हो गई। नागपाशा अपने सामान्य रूप में वापस आ गया था। यह क्या हो गया, यानी मेरा ख्याल सही निकला, तरंगों का रिसीवर इस बेल्ट में ही था। अब क्या ख्याल है चाचा, अपने आप को मेरे हवाले करते हो या नहीं हो। अपने चाचा को हारा हुआ मत समझ नागराज, एक लड़ाई हारने का मतलब युद्ध हारना नहीं होता भतीजे। तो फिर मैं तुमको युद्ध में ही हरा देता हूँ नागपाशा। ओह, तू क्यों खामखा बार बार मेरा सर काट रहा है भतीजे। तू जानता है कि हर बार यह फिर से जुड़ जाएगा। इस बार नहीं चाचा, क्योंकि इस बार तेरे भतीजे का फुटबॉल खेलने का मूड है, और मैं वह खिलाड़ी हूँ जो फुटबॉल को गोल तक पहुँचने ही नहीं देता है। हवा में लहराकर नागपाशा की तरफ बढ़ती उसकी खोपड़ी हर बार नागराज की ठोकर खाकर पलट रही थी। आखिरकार वेदाचार्य, इस खोपड़ी को पकड़ कर रखिए। आपकी फौलादी पकड़ से छूट कर ये कहीं नहीं जा सकती है, और नागपाशा मेरी गिरफ्त से बचकर नहीं जा सकता है, क्योंकि असली खोपड़ी के बगैर ये कुछ भी नहीं देख सकता है। एक बार इसको अच्छी तरह से पीट कर बेदम कर लूँ, इसके बाद इसको अपनी नागरस्सी के शिकंजे में जकड़ कर छोड़ूंगा, जिससे ये अमर नागपाशा क़यामत तक बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी वक्त नागपाशा के किले में बनी प्रयोगशाला मुफ्त है। क्या हुआ गुरुदेव, नागपाशा से हमारा संपर्क एकाएक टूट गया है। जरूर वह किसी मुसीबत में होगा। केटुंकी, उसे बचाना होगा। केटुंकी, उसे बचाना होगा हमें। लेकिन गुरुदेव, नागपाशा ने तो अमृतपान किया हुआ है, उसका भला कौन कुछ कैसे बिगाड़ सकता है। वह मर नहीं सकता, उसके अंग भंग काट दो तो वो फिर से वापस जुड़ जाते। हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब उनको वापस जुड़ने दिया जाए। अगर अंगों को आपस में स्पर्श ही ना हो पाए तो वे जुड़ेंगे कैसे। यह सच है कि टुंकी की नागपाशा मर नहीं सकता है, परंतु यह भी सत्य है कि उसको आसानी से बंदी बनाया जा सकता। मैं उसको वापस बुला रहा हूँ अभी। और अगले ही पल कॉटेज में नागराज और भारती की विस्मृत आंखों के सामने से नागपाशा एक रोशनी से समा जाने के साथ ही गायब हो गया था, और साथ ही साथ गायब होगी वेदाचार्य के हाथों में थमी उसकी खोपड़ी। उफ, यह क्या, ऐसा लग रहा है जैसे यह खोपड़ी गायब हो रही है, पर यह कैसे हो रहा है। नागराज से सारी बातें जानने के बाद उफ, ये जरूर नागपाशा के गुरु का काम होगा। वह एक कुशल यांत्रिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। खैर, अब क्या करना चाहिए हमें। फिलहाल तो हमको खजाना लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए नागराज। नागपाशा यहाँ पर ज़रूर वापस आएगा। उसको हमने एक बार तो हरा दिया, लेकिन बार बार ऐसा कर पाना मुश्किल काम है। हमको खजाना बचाना चाहिए, लेकिन हम जाएंगे कहाँ पर। महानगर, जहाँ पर सारा इंतजाम पहले ही किया जा चुका है नागराज। और फिर महानगर में स्थित एक मकान में
इस मकान को मैंने खास तौर से बनाया है नागराज। इसमें कोई गुप्त कमरों के साथ साथ बाहर जाने के गुप्त रास्ते भी हैं। यह मकान एक छोटा सा किला है नागराज। लेकिन इतनी सुरक्षा किस लिए वेदाचार्य? खजाने के लिए नहीं नागराज, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ वेदाचार्य, मेरा घर तो पूरी दुनिया है। मैं तो घूमता रहता हूँ। दुनिया में घूमने वाले और भी कई हैं नागराज, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक ठिकाना जरूर होता है जहाँ पर वह जब चाहे तब लौट कर आ सकता है। अपने आप को ध्यान से देखो नागराज, तुम कितने अकेले हो। तुम्हारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। तुम तो सिर्फ आतंकवाद ख़त्म करने वाली एक मशीन बनकर रह गए हो। लेकिन फिर भी तुम आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाए। आतंकवाद तभी ख़त्म होगा जब तुम समाज को संगठित करके आतंकवाद के खिलाफ खड़ा कर दोगे, और यह काम सिर्फ समाज के बीच में रहकर ही किया जा सकता है। आपका कहना सही है वेदाचार्य, मैं सचमुच कभी कभी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। लेकिन मैं समाज से अलग रहने के लिए विवश हूँ। आतंकवाद के खिलाफ की गई मेरी एक एक लड़ाई ने मेरे दुश्मनों की लिस्ट को काफ़ी लंबा कर दिया है, और वे मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। अगर मैं समाज में रहा तो मेरे नए नए दोस्त जरूर बनेंगे, और मेरे दुश्मन उनके जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसा अभी अभी मेरी एक मित्र मानवी के साथ हो चुका है वेदाचार्य। मेरे कारण उसके पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ गई थी। अब आप ही बताइए, मेरा क्या? समाज में रहना समाज को खतरे में डालना नहीं होगा? नहीं नागराज, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है। कैसा हल? बताती हूँ। पहले यह बताओ कि इस खजाने को तुमने क्या करने की सोची है? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, यह खजाना समाज के कल्याण के लिए खर्च होगा। पैसा अगर बिना बताए खर्च किया जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा नागराज। इसलिए यह जरूरी है कि पैसे को किसी ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ से वह बढ़ता रहे, और उस बढ़ते पैसे को समाज के कल्याण के लिए खर्च किया जाए। बात में तो दम है, लेकिन ऐसा तो सिर्फ बिजनेस करके ही हो सकता है भारती, और बिजनेस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं एक सैटेलाइट चैनल में काम करती हूँ नागराज। हम अपने कई चैनलों के जरिए कई तरह के प्रोग्राम दिखाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर प्रोग्राम सम्मान को बिगाड़ने वाले होते हैं। हम एक नया सैटेलाइट चैनल शुरू करते हैं जिसमें हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखा सकते हैं, ठीक है? उस चैनल का नाम हम भारती कम्युनिकेशन रखेंगे, और उसके चेयरमैन की कुर्सी पर बैठोगे तुम नागराज। ना बाबा ना, मैं कंपनी से जुड़ा जरूर रहूँगा, लेकिन एक मामूली कर्मचारी की हैसियत से, वरना मेरी आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई की जंग में बहुत रुकावटें आएंगी। पर चक्कर तो वही है नागराज, जैसे खुले आम समाज में नहीं रह सकता है। मेरे दुश्मन अगले दिन ही उस कंपनी को उड़ा देंगे। मैंने कहा ना कि तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। तुम आओ मेरे साथ। तुमको चाहिए समाज को दिखाने के लिए एक नया रूप, ताकि तुम समाज के साथ घुल मिल कर भी रह सको और तुम्हारे दुश्मन तुमको पहचान भी ना सके। बस थोड़ी सी हाई नेक और ऊपर कर लो। अब तैयार हो गया नागराज का नया रूप। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मिलिए अपने पुराने दोस्त से एक नए रूप में, मिस्टर राज के रूप में। अब से दोस्तों के साथ दोस्ती करेगा राज, और दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा नागराज। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।